नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपनी जो सीरीज चल रही है सांख्यिकी की चल रही है, और सांख्यिकी के में दोस्तों अपने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, समांतर माध्यम, माध्यिका और बहुलक को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में दोस्तों अपने अपकिरण के माप, मेजर्स ऑफ डिस्प्रेशन, इस श्रृंखला को प्रारंभ किया था, जिसमें दोस्तों अपन ने अपकिरण के माप में परिचय के बारे में जान लिया था और अपकिरण के सापेक्ष और निरपेक्ष मापों के बारे में भी जान लिया था। उनके सूत्र को अपन ने जान लिया था। इसके दोस्तों आगे अपने सीरीज को प्रारंभ करते हैं और कुछ नोट्स है उनको बनाते बनाते हुए साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप अपनी नोटबुक तैयार कर ले और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाए, और दोस्तों अपना सहयोग करते रहे। हम आपके सहयोग करें, आप भी हमारा सहयोग करें, कोऑपरेट करें और दोस्तों पढ़ते जाए। मैटर दोस्तों अपना ऑथेंटिक है, मैटर आपको एग्जाम में हूबहू मिलने वाला है। आपको ट्रस्ट करना है, बस आपको ट्रस्ट करना है और नियमित अध्ययन करना है। तो दोस्तों अपनी थीम है नो टाइम पास नो बकवास। इसी थीम को दोस्तों अपन जारी रखते हुए अपनी सीरीज को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे अपकिरण के माप के उद्देश्य और महत्व है। आप दोस्तों सभी हेडलाइन डाले, अपकिरण के माप के उद्देश्य, अपकिरण के माप के उद्देश्य एवं महत्व। भाई अपकिरण के मापों को क्यों अध्ययन किया जाता है, उनका क्या महत्व है दोस्तों, पॉइंट पॉइंट बताऊंगा, बाकी आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों पहला आप लिखेंगे माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे दोस्तों आप, माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना। पॉइंट लिखते जाओ दोस्तों, फिर मैं आपको एक साथ बता दूंगा। दोस्तों देखो, माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना, चलो मैं एक बार पॉइंट आपको लिखा देता हूं, फिर अपन सारा एक साथ ही कर लेंगे। श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना, श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त करना। तीसरा लिखेंगे दोस्तों, विचरणशीलता की तुलना करना है, करना है दोस्तों, ये क्या है ध्यान रखना, सही लिख दूं, लो, विचरणशीलता की तुलना करना। विचरणशीलता के नियंत्रण में सहायक अन्य सांख्यिकीय मापों को आधार प्रस्तुत करना, अन्य सांख्यिकीय मापों को आधार प्रस्तुत करना। यह है दोस्तों आपके अपकिरण के माप के उद्देश्य एवं महत्व। उतार लो एक बार दोस्तों, फिर मैं आपको प्रश्न और लिखा दूंगा।
डालो दोस्तों। आज बहुत अच्छा दिख रहा होगा आपको ये देख रहा था मैं। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं अपकिरण के माप, और अपकिरण के माप के अपन उद्देश्य और महत्व में देखा कि अपकिरण के मापों का उद्देश्य क्या है और उनका महत्व क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि माध्य की विश्वसनीयता की जांच करना। दोस्तों अपकिरण के माप है वो माध्यों की विश्वसनीयता की जांच की जाती है कि माध्य आपका विश्वसनीय है या नहीं है। सर ये कैसे? क्योंकि आपको पता है कि माध्य में तो दोस्तों आपको केंद्रीय प्रवृत्ति का पता चलता है कि कौन सा पद उस पद का, उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन इसमें दोस्तों माध्य की विश्वसनीयता पता चलता है कि उस श्रेणी का बिखराव कैसा है। क्योंकि दोस्तों अपन श्रेणी का बिखराव ही तो पढ़ रहे हैं, नाम ही चैप्टर का बिखराव है, तो उसमें बिखराव का पता चल जाता है। जैसे दोस्तों इसमें श्रेणी की बनावट के बारे में सूचना प्राप्त हो जाती है। श्रेणी की बनावट कैसी है? कैसे? जैसे मान लो कि एक तो बिखरे हुए डाटा है तो पता चल जाता है कि श्रेणी बिखरी हुई है, और एक डाटा आपके ज़्यादा बिखरे हुए नहीं है तो आपको पता चल जाता है कि श्रेणी बिखरी हुई है नहीं है। उसी प्रकार दोस्तों विचरणशीलता की तुलना करना, वही बात है, विचरणों का पता चल जाता है श्रेणी का कितना बिखराव है। और दोस्तों विचरणशीलता के नियंत्रण में भी सहायक होता है ये, क्योंकि अपन को पता चल जाता है कि कमी क्या है, इसमें कितना विचलन है, तो उस विचरणों को अपन क्या करते हैं दोस्तों, निकट लाने का या श्रेणी में सुधार का प्रयास करते हैं। एक दोस्त है कि श्रेणी में जितना ज़्यादा बिखराव होता है ना, श्रेणी में जितना ज़्यादा बिखराव होता है उस श्रेणी में एक रूपता कम पाई जाती है। आप लिख सकते हैं दोस्तों कि श्रेणी में, इसमें लिख सकते हो आप, किसी इसमें लिख लो कोई बात नहीं, कि श्रेणी में आपकी जो श्रेणी है पदमूल्य में, श्रेणी में जितना ज़्यादा प्रसार या बिखराव होता है श्रेणी में एकरूपता कम होती है। एकरूपता, अब भाई बिखराव है, फैल रहा है तो एकरूपता नहीं है। और यदि श्रेणी में बिखराव दोस्तों कम है तो वहां आपके एकरूपता पाई जाने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों मैं भी एक MCQ ले आऊंगा या तो मैं इसके लिए, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इस लाइन का। तो दोस्तों आप इस लाइन को यहाँ इसमें ऐड कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों अपकिरण के माप के उद्देश्य और महत्व आपको समझ में आ गए होंगे। तुलना करना, विचरणशीलता का पता चलता है तो दोस्तों उसमें सहायक हो जाता है। और अन्य सांख्यिकी मापों का भी दोस्तों आधार प्रस्तुत करता है अपकिरण से। दोस्तों अन्य सांख्यिकी मापों में भी दोस्तों क्या है, आधार प्रस्तुत करता है। सांख्यिकी माप दोस्तों भी सांख्यिकी बहुत बड़ी है जो अपने सिलेबस में भी नहीं है। आगे जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे, सह संबंध है, कोरिलेशन है, उनमें भी दोस्तों टाइम सीरीज वगैरह है, उनमें भी दोस्तों क्या करता है, ये सांख्यिकी मापों का आधार प्रस्तुत करता है। कोरिलेशन यानी दोस्तों सह संबंध, उन चीज़ों में भी दोस्तों आपको क्या करता है, ये आधार प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आपको इसे बता देता हूं दोस्तों, अपकिरण का माप जितना अधिक होगा श्रेणी की बनावट के संबंध में क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो श्रेणी की विचरणशीलता क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। कि अपकिरण का माप जितना अधिक होगा, अपकिरण का माप मैंने बता दिया था दोस्तों, अपकिरण का माप जितना अधिक होगा तो दोस्तों आपका क्या आंसर आएगा वहां पर, श्रेणी में विचरणशीलता क्या होगी, अधिक होगी। या अपकिरण का मूल्य जितना अधिक होगा श्रेणी में एकरूपता दोस्तों उतनी ही कम होगी। तो दोस्तों आप एक MCQ लिखा देता हूं, अपकिरण का मूल्य जितना अधिक होगा, लिखो क्वेश्चन, अपकिरण का मूल्य जितना अधिक होगा श्रेणी में एकरूपता उतनी ही, ये डैश छोड़ दो दोस्तों। अब क्या होगा, आप इसका दोस्तों सीधा ही आंसर लिख लो, चलो लिख लो, ऑप्शन लिख लो। फिर श्रेणी में अपकिरण का मूल्य दोस्तों जितना अधिक होगा श्रेणी में एकरूपता उतनी ही क्या होगी,
भाई अपकिरण का मूल्य जितना अधिक है, अपकिरण ज़्यादा फैला हुआ है तो श्रेणी में दोस्तों एक रूपता क्या होगी, आप क्या कहेंगे, एक रूपता दोस्तों अधिक होगी क्या। एक रूपता अधिक होने का मतलब तो दोस्तों एक रूपता बहुत बढ़िया बात हो गई है, तो एक रूपता है, यूनियन है, होगा क्या ऐसा। या दोस्तों क्या होगी, एक रूपता क्या होगी, श्रेणी में कम होगी। या दोस्तों सी लिख लो, समान ही होगी, समान होगी। या दोस्तों डी लिख लो, NONE लिख लो, नन। तो दोस्तों अपकिरण का मूल्य जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना बिखराव ज़्यादा होगा, जो बिखराव ज़्यादा होता है दोस्तों एक रूपता आपकी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो दोस्तों आप इसका आंसर लिख ले कि इस स्थिति में एक रूपता क्या होगी दोस्तों, कम होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों लिखेंगे अपकिरण ज्ञात करने की विधियाँ। दोस्तों अपकिरण ज्ञात करने की विधियों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अपकिरण ज्ञात करने की 3 विधियां आपके सामने हैं। 3 विधियां दोस्तों अपकिरण की ज्ञात करने की 3 विधियां है, सीमा रीति, सीमा रीति, माध्य नीति रीति और बिंदु रेखीय नीति। तो दोस्तों इनके बारे में लिखते हैं, फिर अपन मैं इनको आपको एक एक में समझा दूंगा। एक है दोस्तों आपकी बिंदु रेखीय विधि, एक है दोस्तों आपकी, लिखो दोस्तों, एक लिखो सीमा रीति, सीमा रीति या सीमा विधि एक ही बात है। एक लिखो दोस्तों विचलन माध्य रीति, विचलन माध्य रीति। बिंदु रेखीय रीति लिख रहे तो रीति ही लिख लो, फिर यह विधि एक ही बात है। ठीक है, ये मेथड की बात चल रही है दोस्तों। यदि किसी हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो मेथड की बात चल रही है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हार्ड था, लेकिन मैंने दोस्तों आपको इजी बनाने की इसकी मैंने आपके लिए कोशिश की है कि मैं इसको दोस्तों एक डायग्राम में आपको दर्शाऊं कि अपकिरण ज्ञात करने की विधियाँ दोस्तों 3 विधियाँ है अपकिरण ज्ञात करने की, सीमा रीति, विचलन माध्य रीति और बिंदु रेखीय रीति। दोस्तों बिंदु रेखीय रीति में तो दोस्तों अपने लोरेंज वक्र का प्रयोग करते हैं या गिणी गुणांक का प्रयोग करते हैं, जिसका मैंने वीडियो दोस्तों पहले ही आपके YouTube पर गरीबी वाले में डाल रखा है। आय का निर्धारण करने के लिए मैं मानता हूं कि जो लोरेंज वक्र है और गिणी गुणांक का जो मैंने दोस्तों आपको डायग्राम समझा है, इतना बखूबी से समझाया हुआ आपको YouTube पर तो दोस्तों ऐसा कहीं मिलेगा नहीं जितना मैंने दोस्तों इस चीज़ का एक्सप्लेन किया है। और दोस्तों मेरा हर वीडियो हर चीज़ का एक्सप्लेन है, शायद ही आपको YouTube पर और कहीं से कंपेयर करके देख लेना, मेरे मुकाबले आपको नहीं मिलेगा। पक्की बात है, आप खुद देख लेना और सर्च कर लेना मेरा लोरेंज वक्र और गिणी गुणांक वक्र ऐसा समझाया हुआ है दोस्तों। और फिर से ये दोस्तों मेरा आज जो सांख्यिकी में वापस आ गया, तो दोस्तों इसको मैं वापस इतना बढ़िया समझाऊंगा आपको, सर आनंद आ गया। पढ़ाई का सर आनंद जब आता है जब दोस्तों आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और जब आपके दोस्तों कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपका पढ़ाई में लगाव हो जाता है, आपकी रुचि हो जाती है। और दोस्तों आपको पता है रुचि हो जाती है ना, फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए इजी बन जाता है। और दोस्तों एक असली टीचर वही हैं, एक सच्चा गुरु वही हैं जो अपने सब्जेक्ट के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न कर दे, और वो रुचि उत्पन्न करने का काम मैं करता हूं दोस्तों। जब रुचि नहीं है दोस्तों आप वो काम नहीं कर पाओगे, आपकी पढ़ाई में रुचि नहीं होगी। और रुचि कब होती है, जब दोस्तों आपका जो अध्यापक है या उसके अध्यापन शैली
उस विषय सामग्री को बहुत ही सरल बना दे, कठिन से सरल बना दे। और दोस्तों हमने इसको कठिन से सरल बनाया है। और दोस्तों अपना जो मेथड्स है इस प्रकार से एक ग्राफ के माध्यम से, ये भी दोस्तों आपको चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों अपन अपकिरण ज्ञात करने की विधियां पढ़ रहे थे, सीमा रीति, विचलन माध्य रीति और बिंदु रेखीय रीति। तो दोस्तों बिंदु रेखीय रीति में मैंने बता दिया आपका अपन लोरेंज वक्र या गिनी गुणांक पढ़ते हैं। ओके, विचलन माध्य रीति में दोस्तों मैंने पहले बता दिया अपन पढ़ेंगे माध्य विचलन, परमाप विचलन, विचलन गुणांक, इनके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन करने वाले हैं। पूरा सारणी अपन पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छा वीडियो है दोस्तों अपना। और सीमा रीति, सीमा रीति में दोस्तों अपन पहले ही पढ़ चुके हैं विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, दशमक विस्तार। मैं कह रहा हूँ अपकिरण के माप आज तक किसी को समझ में नहीं आया, इतना इजी बना दूंगा, आप तो बस बने रहो। अरे मेरा जितना मीटर यूट्यूब पर किसने डाल रखा है तो बताओ भाई साहब। मैंने राष्ट्रीय आय पूरा डाल रखा, गरीबी पूरी डाली यूट्यूब पर, बेरोजगारी पूरा मैंने डाला, MCQ मैंने डाले दोस्तों आपके लिए, बताओ। और अब दोस्तों बताओ क्या नहीं डाला मैंने। अब दोस्तों स्टैटिक्स में दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पूरा चैप्टर मैंने डाला, अपकिरण के माप पूरे डाला, बताओ सारे चैप्टर मैंने। और यूट्यूब पर से आप जाके देख लो, कोई बड़ी संस्था है उसका तो मामला अलग नहीं, बाकी और को छोटे मोटे देखो, छोटे छोटे डालते हैं 10-10 मिनट का वीडियो डाल देते हैं PDF बना के 10-10 मिनट की। अरे दोस्तों 10-10 से क्या होता है, पूरा भंडार डाल दिया हमने, पूरा भंडारा कर रखा है यूट्यूब पर। लेकिन फिर भी दोस्तों पूरी दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि दोस्तों अपन आपके लिए बहुत ही अच्छा मैटर एजुकेशन में ला रहे हैं, वो भी दोस्तों आपके लिए बिल्कुल फ्री ला रहे हैं। अब तो आप सिलेक्शन ले लो, अब तो ये नहीं होना चाहिए कि हम नीडी है, गरीब है, इतना महंगा कोर्स है, हम इसको नहीं खरीद सकते। मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ला रहा हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपका एक्सप्लेन होने वाला है। तो दोस्तों अपकिरण ज्ञात करने की विधियाँ, सीमा रीति, विचलन माध्य रीति और बिंदु रेखीय विधि। अब दोस्तों अपन इनका नाम लिखते हैं कि सीमा रीति में दोस्तों कौन कौन सी विधियां आने वाली है। तो दोस्तों इसमें लिख लो आप कौन कौन सी है। विस्तार, एक लिखो दोस्तों अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, विस्तार अंतर चतुर्थ विस्तार। और एक दोस्तों आपका था शतमक विस्तार, और एक था दोस्तों आपका दशमक विस्तार। इसमें दोस्तों आपके कौन कौन से थे। चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन, मध्य विचलन, और एक था दोस्तों परमाप विचलन। कोई दिक्कत, सारे बताए हुए मेरे को। बिंदु रेखीय में दोस्तों कौन सा था, लिखेंगे दोस्तों लोरेंज वक्र या बस लोरेंज वक्र लिख लो या गिनी गुणांक लिख लो, गिनी गुणांक उतार लो। बिंदु रेखीय है, वैसे तो लोरेंज वक्र है, गिनी गुणांक बता दूंगा, लेकिन आप यहाँ पर एक बार रहने दो, इसको वहीं बता देंगे। वक्त बिंदु रेखीय बात आ रही है तो लोरेंज वक्र दोस्तों आप यहाँ पर लिख ले। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा, उतार लो दोस्तों। इससे आगे दोस्तों अब एक एक क्या कर लेते हैं अपन। साफ कर दूं दोस्तों। अब दोस्तों अपन एक एक का अध्ययन करने वाले हैं। अब दोस्तों आप हेडलाइन लगाएंगे विस्तार।
अब अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं विस्तार बोले तो रेंज। बता दिया था हमने, समझा दिया था, फिर भी नोट्स बनाते जाते हैं। और जैसे जैसे नोट्स बनाऊंगा दोस्तों, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कहीं तो दोस्तों क्या करते हैं, यूट्यूब पर पीपीटी वगैरह चला देते हैं, पूरा लिखा हुआ ले आते हैं, फिर वो बोलते रहते हैं बराबर बराबर। अरे भाई बोलने का काम है ही नहीं, नोट्स लिखाया, जैसे लाइन समझोगे समझ जाओगे बहुत अच्छा। मैं एक बार में आपको अच्छा समझा दूंगा। लिखो दोस्तों, किसी श्रेणी के सबसे बड़े व सबसे छोटे मूल्य के अंतर को लिखेंगे दोस्तों। किसी श्रेणी के सबसे बड़े व सबसे छोटे, सबसे बड़े व सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को, किसी श्रेणी के सबसे बड़े व सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को उस श्रेणी का विस्तार या प्रास, उस श्रेणी का विस्तार या प्रास कहते हैं। छोटे या बड़े पद के मूल्य को दोस्तों अंतर को क्या कहते हैं, h माइनस एल से सूत्र से इसको दोस्तों अपन ज्ञात निकाल देंगे। तो यहां लिखेंगे दोस्तों विस्तार रेंज बराबर h माइनस एल। लिखो दोस्तों, विस्तार एक निरपेक्ष माप है। बताया था दोस्तों सारणी में सारा कि विस्तार एक क्या है दोस्तों, निरपेक्ष माप है। लिखो दोस्तों, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसके सापेक्ष माप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इसके सापेक्ष माप अर्थात विस्तार गुणांक का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों लिखेंगे विस्तार गुणांक बराबर विस्तार गुणांक बोले तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज। विस्तार गुणांक बराबर h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। उतारो दोस्तों। अब दोस्तों एक अपन क्वेश्चन कर लेते हैं जिसे आपके सामने 5, 10, 3, 12, 15 5, 10, 3, 12, 15 का विस्तार गुणांक ज्ञात करो। अब लिखेंगे दोस्तों यहां पर अपन सॉल्यूशन, इसका हल क्या कर लो दोस्तों। काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कर लो दोस्तों, आराम से कर लोगे दोस्तों। विस्तार पहली परिभाषा समझ गए होंगे, विस्तार कैसे निकाला जाता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इजी है। सबसे बड़ा पद मूल्य और सबसे छोटा पद मूल्य दोनों का जो अंतर होता है उसे अपन विस्तार कहते हैं। और विस्तार गुणांक अपने सापेक्ष मापों की यदि तुलना करनी है तो विस्तार गुणांक ज्ञात करते हैं। और विस्तार गुणांक बराबर सूत्र होता है h माइनस एल अपॉन h प्लस एल।
अपने पास एक ये प्रश्न आ गया, व्यक्तिगत श्रेणी से एक प्रश्न आ गया। तो दोस्तों इसमें अपन विस्तार गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों अपन लिखेंगे सूत्र सूत्र क्या था दोस्तों? h माइनस एल। तो दोस्तों यहाँ h क्या है? सबसे बड़ा हाईएस्ट पद कौन सा है दोस्तों? आप कहेंगे 5, 10, 3, 12, 15 में आप कहेंगे सर 15 है। लोएस्ट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर इसमें तो 3 है। तो दोस्तों 15 में से 3 गया तो 12 दोस्तों आपका क्या आ गया? तो सूत्र से ये लिखो, सूत्र से r बराबर मतलब कि रेंज बराबर। अब दोस्तों विस्तार गुणांक और ज्ञात कर लेते हैं यहीं पर। तो आप लिखेंगे विस्तार गुणांक बराबर सूत्र से क्या होगा? h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों सा क्वेश्चन है ये तो दोस्तों बताओ हाइट कितनी है? सबसे बड़ा कौन सा? हाइट क्या? सबसे बड़ा हाइयर कौन सा है? 15। सबसे छोटा वही चीज़ आ गई, 3 आ गया सबसे छोटा। फिर दोस्तों ये 15, ये प्लस लगा दो, ये 3 कर दो, 15 में से 3 गया तो 12, 15 और 3 18। काट दो दोस्तों इसको, 3 चौक 12, 3 6 18, फिर काट दो 2 दूनी 4, 2/3। तो दोस्तों यदि पॉइंटों में देना चाहिए तो 0.6 ये आपका दोस्तों इसके पास आंसर निकल के आता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का विस्तार आपके पास आ गया और विस्तार गुणांक ये आ चुका है। आशा करता हूं कि दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो दोस्तों सतत श्रेणी सतत। अब दोस्तों अपन निकालेंगे ये व्यक्तिगत श्रेणी था, यहाँ आप लिख सकते हैं ये था दोस्तों आपका व्यक्तिगत श्रेणी से। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है दोस्तों? मैंने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था। अब दोस्तों अपन निकालते हैं खंडित श्रेणी थे। और दोस्तों खंडित श्रेणी कौन सी होती है? मैंने आपको बता दिया था, 2 खंडों में बटी हुई श्रेणी खंडित श्रेणी होती है। और सतत श्रेणी कौन सी होगी दोस्तों? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। ये आपकी कौन सी श्रेणी होने वाली है? सतत श्रेणी होने वाली। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। बड़े धैर्य से, बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझाया है। अब दोस्तों आप उदाहरण लिखेंगे खंडित श्रेणी का। यहाँ आप लिखेंगे दोस्तों उदाहरण है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी का दोस्तों एक आपके पास क्वेश्चन में रख देता हूं। लिखेंगे दोस्तों पद मूल्य, और दोस्तों यहाँ मेरी आती है आवर्ती यानी तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास दोस्तों आती है। लिखो दोस्तों 5, 10, 3, 12। ज़्यादा नहीं बढ़ा नहीं लिखूंगा। 5, 10, 3, 12 दोस्तों आपके पास कोई पद मूल्य था। और दोस्तों इनकी आवर्ती थी 5, 7, 4, 3। 5, 7, 4, 3। दोस्तों इसका अपन को क्या निकालनी है? इसका अपन को निकालना है विस्तार। ये आपको निकालना है विस्तार। और दोस्तों आप सभी जानते हैं विस्तार क्या होता है, आप सभी को पता है कि h माइनस एल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है? सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा तो 12 है। और दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। तो दोस्तों आपका विस्तार कितना आ गया? 9 इसका आंसर आ गया। यदि दोस्तों इसका आपको विस्तार गुणांक ज्ञात करना है तो भी कर लेंगे, बहुत ईजी है। h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। तो दोस्तों 12 माइनस 3 बटे 12 प्लस 3, 12 ये हो गया दोस्तों 3, 3 पंजे 15। 0.6 दोस्तों आपके पास निकल के आता है। सर आवर्ती थी, आवर्तियों का क्या किया? तो दोस्तों आप यहाँ नोट डालें, आपके पास जगह होगी नोट। विस्तार में आवर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आवर्तियों में का ध्यान नहीं दिया जाता है। विस्तार में आवर्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, कोई मतलब नहीं। तो आप मस्त होके दोस्तों इसको कर दो। तो सर ये तो बहुत ही सबसे इजी है। बिल्कुल दोस्तों सबसे इजी है। अब दोस्तों मैं यही करा देता हूँ, बार बार में साफ करना पड़ेगा बोर्ड। अब लिखेंगे दोस्तों आप सतत श्रेणी। इसका दोस्तों मैं एक उदाहरण दिखा देता हूँ, फिर दोस्तों अपन इसको फटाफट कर लेते हैं। लिखो दोस्तों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ऐसे लिखा देता हूँ 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। अब दोस्तों इनकी आप आवर्ती लिखेंगे 5, 10, 15। 5, 10, 15 ये यहाँ लिखेंगे दोस्तों, ये है आवर्ती, ये है दोस्तों इसके पद। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है
कि इसमें अपन आवर्तियों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के पद आते हैं तो अपन को पता नहीं चल पाता है। तो दोस्तों अपन इनका क्या करेंगे, मिड वैल्यू दोस्तों अपन को पता होना चाहिए। तो मिड वैल्यू बोले, इसका मध्य मान दोस्तों कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। इन दोनों को जोड़ते 2 का भाग देते, तो 0 10 को जोड़ा 10, 10 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों क्या आया 5 आया। 20 में 10 जोड़ा 30 आया, 30 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आया 15 आया। और दोस्तों 20 30 30 20 50 और 50 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों क्या आया 25 आया। अब क्या निकालना आपको, सिर्फ विस्तार रेंज निकालना। विस्तार कैसे निकाल जाता है, आप सर एच माइनस एल निकाला जाता है। तो भाई हाइट कितनी है सर, सॉरी हाइट का नाम आता है, हाइयर कौन सा है, सबसे ऊपर वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 25, और लोअर कितना है 5 है। तो दोस्तों 25 में से 5 गए तो कितना आंसर निकल के आया 20 आया। और दोस्तों विस्तार गुणांक भी आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्तों, एक आ जाएगा आपका 25 माइनस 5 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस 5, क्योंकि सूत्र तो यही है ना, सूत्र वही है। श्रेणी तीनों अलग अलग थी, तीनों श्रेणियों का दोस्तों अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो 25 में से 5 ये तो 20 और 25 से 5 30। तो दोस्तों आपके आंसर आया 2/3 बोले तो 0.66। ये आपके आंसर आ गए। तीनों श्रेणी आ गई। आवर्तियों पर आपको ध्यान नहीं देना है, सबसे ऊपर वाला पद और सबसे नीचे लोएस्ट पद को घटा दो, कुछ नहीं है। आवर्तियों पर आपको ध्यान नहीं देना, तो आवर्ती ध्यान नहीं दी कर लेंगे। इसमें दोस्तों इस प्रकार की श्रेणी आती है तो इनका मिड वैल्यू अपन निकालेंगे, मध्य मान निकालेंगे। इसके दोस्तों अपने मिड वैल्यू इंग्लिश में लिखना चाहिए, कोई इंग्लिश मीडियम का हो तो इसकी मिड वैल्यू निकाल के दोस्तों अपन इसको हल कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार अपना विस्तार वाला चैप्टर, ये विस्तार का जो पॉइंट था वो पूरा हो चुका है। अब दोस्तों अपन विस्तार के गुण और दोष के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों दोस्तों अब आप लिखेंगे विस्तार के गुण। आप लिखेंगे दोस्तों विस्तार बोले तो रेंज के गुण क्या उपयोग में आता है दोस्तों। एक छोटी सी लाइन है वो लिख लो, विस्तार का प्रयोग बड़े उद्योगों में, विस्तार का उपयोग या प्रयोग लिख लो, विस्तार का प्रयोग बड़े उद्योगों में, विस्तार का प्रयोग बड़े उद्योगों में किस्म नियंत्रण, बड़े उद्योगों में किस्म नियंत्रण। इस प्रकार दोस्तों आप नोट्स बनाते तो उनका मजा ही कुछ अलग होता है। तो विस्तार का प्रयोग बड़े उद्योगों में किस्म नियंत्रण के रूप में किया जाता है, किस्म नियंत्रण के रूप में किया जाता है। ये दोस्तों आपका विस्तार हो गया। विस्तार का प्रयोग बड़े उद्योगों में किस नियंत्रण के रूप में किया जाता है। अब दोस्तों विस्तार के दोष आप लिखो तो लिख लो, न लिखो तो भी कोई बात नहीं, लिखो तो यहाँ लिख लो छोटा सा रेड के पेन से आप लिखेंगे दोष, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है। एक तो दोस्तों एक तो नंबर लिख लो, ये क्या है विस्तार, ये क्या है अस्थिर माप है। मैं बता दूंगा दोस्तों विस्तार एक क्या है, अस्थिर माप है, क्योंकि क्या ध्यान रखता है हाइयर पर और लोअर दोनों पदों का ध्यान रखता है, बाकी का ध्यान नहीं रखता। तो दोस्तों ये क्या है, एक अस्थिर पद है। और दूसरा है दोस्तों सभी पद मूल्यों पर आधारित नहीं है, सभी पद मूल्यों पर आधारित, बिल्कुल सभी पद मूल्यों पर दोस्तों ये आधारित नहीं है। तीसरा लिख लो आवर्ती बटनों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, आवर्ती बंटनों के लिए आवर्ती बटनों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि दोस्तों ये तो ध्यान ही नहीं देता आवर्ती से दोस्तों इसको कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, विस्तार आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार। अब दोस्तों अपन अंतर चतुर्थक विस्तार अपन पढ़ लेते हैं, इसके बाद में दोस्तों आगे और कुछ पढ़ लेंगे। अब दोस्तों अपना पॉइंट आता है अंतर
चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार। उतार लो दोस्तों, अंतर चतुर्थक विस्तार फुल फॉर्म आपके पास लिखी हुई है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना आप अपने हिसाब से। IQR फुल फॉर्म की आपको कोई जरूरत भी नहीं, वैसे बार बार में आप तो ऐसे लिख लो। अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था उस समय। सूत्र बताया था Q3 माइनस Q1, इतना बताया था, Q3 माइनस Q1। अब दोस्तों क्या होता है Q3 Q1, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं हो इसलिए मैं नोट्स बना देता हूँ और नोट्स के साथ ही आपको समझा देता हूँ। लिखो दोस्तों, किसी श्रेणी के तृतीय चतुर्थ तो अंतर को ही अंतर चतुर्थ विस्तार कहते हैं। या तो आप सीधा लिख लो, मैं सीधा लिखा देता हूँ दोस्तों। क्या होता है अंतर चतुर्थक विस्तार, तो आप लिखेंगे दोस्तों IQR बराबर Q3 माइनस Q1। ठीक है, Q3 माइनस Q1। कोश यहाँ लिख लेंगे, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ। श्रेणी के तृतीय चतुर्थक व श्रेणी के तृतीय चतुर्थक व प्रथम चतुर्थक का अंतर। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है, अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है, तो आप कहेंगे सर श्रेणी के जो तीसरा चतुर्थक है ना और प्रथम चतुर्थक है ना, उनका अंतर ही है। यह आपको पता ही है दोस्तों, अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है, सूत्र आपको याद है Q3 माइनस Q1। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, आराम से लैंग्वेज कॉपी बनने से कोई मतलब नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चतुर्थक अंतर चतुर्थक विस्तार क्या होता है, Q3 माइनस Q1। तो दोस्तों मैंने लिख लिया IQR बराबर Q3 माइनस Q1। श्रेणी के तृतीय चतुर्थक और श्रेणी के प्रथम चतुर्थक का दोस्तों जो अंतर होता है ना, वो ही आपका क्या होता है, अंतर चतुर्थक विस्तार होता है। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ IQR भी आप यहीं लिख ले, कोफिशिएंट ऑफ IQR। आप समझ गए होंगे दोस्तों, IQR मतलब अंतर चतुर्थक विस्तार का कोफिशिएंट यानी गुणांक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक बराबर, बहुत बार आ गया दोस्तों, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। टेबल में बता दिया, वापिस आ गया, इतनी बार दोहरा दिया भाई साहब, कंठस्थ हो जाना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अपन लिखते हैं, लिखो दोस्तों, नोट लिखेंगे। लिखो किसी श्रेणी का, लिखो दोस्तों किसी श्रेणी का Q3 और Q1 ज्ञात करने के लिए श्रेणी को पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कर लो। वही दोस्तों क्या चीज आ गई, वही माध्यिका वाली चीज आ गई। माध्यिका में भी दोस्तों अपन क्या करते थे, श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते थे। तो दोस्तों उसी प्रकार अंतर चतुर्थक विस्तार, जहां Q3 Q1 की ऐसी बात आ जाए तो दिमाग में फिट हो जानी चाहिए आपके, यार Q3 मतलब तीसरा पद निकालना है, तो दोस्तों पहले पद निकालने के लिए उस श्रेणी को आपको आरोही या अवरोही क्रम में करना पड़ेगा। सर आरोही अवरोही क्या होता है, अरे भाई वही क्रम से लिख दो यार, छोटे से बड़ा कर दो रे, और क्या है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी लेके जा रहा हूँ। लेकिन एक बात दोस्तों, जब चैप्टर खत्म करूंगा ना तो कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रखूंगा, और प्रश्नों को तो आप एग्जाम में इस प्रकार फोड़ोगे, आप कहोगे सर मजा आ गया। यार मजा तो हम पढ़ाते तो आता ही आता है, लेकिन पेपर हल करोगे ना, जब पता चल जाएगा कि हमने जो आपको कंटेंट दिया था उसमें कितना दम था। तो दोस्तों क्या लिखा, किसी श्रेणी का Q3 और Q1 ज्ञात करने के लिए श्रेणी को पहले क्या करना पड़ता है मित्रों, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। और दोस्तों देखो दोस्तों, एक और लिखा देता हूं इसमें नोट्स में ही। देखो दोस्तों सीधा लिख लो IQR अंतर चतुर्थक विस्तार, श्रेणी के मध्य भाग के विस्तार,
श्रेणी के मध्य भाग के विस्तार के 50% भाग को बताता है। लिखना दोस्तों, IQR श्रेणी के मध्य भाग के विस्तार को बताता है, ऐसे लिख लो, IQR श्रेणी के मध्य भाग के विस्तार को बताता है। समझूंगा दोस्तों, आप टेंशन मत लो, सारी चीजें समझाने वाला हूं मैं। बताता है इतना लिख लो, इसमें थोड़ा और बढ़ा देता हूं मैं कि IQR श्रेणी के मध्य भाग के विस्तार को क्या बताता है दोस्तों? बताता है इसमें केवल मध्य के 50% रेड की पेन से लिखाएंगे दोस्तों। इसमें श्रेणी के मध्य के 50% पद मूल्यों का 50% पद मूल्यों का ही समावेश होता है। उतारो दोस्तों, 50% पद मूल्यों का ही दोस्तों क्या होता है? समावेश होता है। उतार लिया? क्या बता रहे हो, उसे समझ में नहीं आ रहा है भाई, समझाने के लिए तो आए। IQR को था श्रेणी के मध्य भाग के विस्तार को बताता है। सर क्या बता रहे हो आप, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो नाम ही क्या है भाई, चतुर्थक विस्तार है। देखो चतुर्थक विस्तार कैसे दोस्तों, आप यहीं लिख लेंगे इस प्रकार दोस्तों, आप बनाओ। और दोस्तों 100% है उसको अपन को 4 भागों में बांटना है। ये मानो देखो 25%, यहाँ आपका आ जाएगा बीच में 50%, यहाँ दोस्तों आपका आ जाएगा 75%, और दोस्तों अंत में आ जाएगा आपका 100%। और जीरो से ये स्टार्ट हो रहा काम। कोई बात है क्या? देखो दोस्तों, अब अपन ये मानेंगे कि आपका 0 से ये 25, ये आपका पूरा Q1, ये दोस्तों Q2, Q3 और Q4 4 भागों में आपका ये बटा हुआ है। अब आपको पता है दोस्तों, जैसे ये यहां तक दोस्तों आपका Q1, ये आपका Q2, ये दोस्तों आपका Q3 और ये Q4। अब दोस्तों आपका आपने कहा कि ये चतुर्थ विस्तार है, Q3 और Q1 में क्या बताता है? अंतर बताता है। तो दोस्तों Q3 आपका यहाँ और Q1 यहाँ, इन दोनों में अंतर बताता है। कहने का मतलब 75 में से दोस्तों आप 25 निकाल दो, 75 में से दोस्तों आप क्या निकाल दो? 25 निकाल दो, तो कितने आ गए? ये लो दोस्तों 50%, मतलब कि ये दोस्तों तृतीय चतुर्थक और प्रथम का अंतर बताता है। इतने का दोस्तों ये अंतर बताता है। इसका मतलब दोस्तों ये कौन से भाग को बताता है? इस मध्य वाले भाग को बताता है। तो मैंने क्या लाइन लिखाई थी दोस्तों कि देखो किसी श्रेणी को Q3 और QR ज्ञात करने के लिए श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ता है। अपने ये क्रम माना 0, 25, 50, 75, 100। ओके सर, समझ में आ गया। IQR श्रेणी के मध्य भाग के विस्तार को बताता है। अंडरलाइन कर ले दोस्तों, IQR श्रेणी का प्रश्न है, IQR अंतर चतुर्थ विस्तार श्रेणी के किस भाग को बताता है? तो दोस्तों किस भाग को बताता है? अंडरलाइन कर ले, मध्य भाग को बताता है, मध्य भाग को। ठीक है। अब दोस्तों केवल कितने प्रतिशत मूल्यों को लिया जाता है? 50% मूल्यों को लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये आपका Q1 और ये Q3, तो मैंने आपको बता दिया 75 - 25 तो कितना आ गया दोस्तों? 50% को बताता है दोस्तों। ये 50% पद मूल्यों का ही दोस्तों इसमें क्या होता है? समावेश होता है। 25 ये और 25 ये दोस्तों। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा ले दोस्तों। 50% पद मूल्यों को समावेश, वहाँ एग्जाम में दोस्तों आपको मिलेगा 10%, 20, 30, 40, 50। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मेरा लॉजिक आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। अब दोस्तों अपन एक सवाल के माध्यम से Q3 और Q1 कैसे ज्ञात करते हैं उसका भी दोस्तों यहीं पर अध्ययन कर लेते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार में। फिर दोस्तों अपने को आगे इसका हल करने की अन्य क्वेश्चनों में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है एकदम, मैं मतलब बच्चों की जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको, बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं ना उस प्रकार। और दोस्तों इस प्रकार ही दोस्तों आप यदि एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको, या किसी भी चीज़ की कर रहे हो यार, आपके कंसेप्ट इस तरह से क्लियर होते हैं ना, जब भी मज़ा आता है। और कंसेप्ट दोस्तों आपके क्लियर हम करा देंगे दोस्तों। एक देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लिख ले, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखूंगा दोस्तों। एक दोस्तों मैं आपके लिए प्रश्न लेके आता हूं, उस प्रश्न के हिसाब से दोस्तों अपने लिखो दोस्तों। एक लिखो दोस्तों, ऊंचाई लिखो, किसी चीज क्वेश्चन लिखो दोस्तों, क्वेश्चन लिखो दोस्तों।
निम्न आंकड़ों से IQR अंतर चतुर्थक विस्तार ज्ञात करो। विस्तार गुणांक सब ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों आंकड़े अपने पास क्या है, ये आंकड़े दोस्तों मैं आपको लिखाना चाहता हूं। दोस्तों मैं आरोही क्रम में आपको सीधा ही लिखा देता हूं। आंकड़े लिखो दोस्तों 55, फिर दोस्तों लिखो 56, फिर लिखो दोस्तों 58, फिर लिखो दोस्तों 59, फिर लिखो दोस्तों 61, फिर लिखो दोस्तों 62, फिर दोबारा लिख लो दोस्तों 62, फिर लिख लो दोस्तों 63, 64, 65, 62, दो बार लिख लिया। फिर दोस्तों 63, 64, फिर लिख लो दोस्तों 63, 64, दो बार 65। इस प्रकार का दोस्तों आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और इनमें दोस्तों अपन को ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे हल। तो देखें, लिखो दोस्तों, अपन लिखेंगे सर IQR में, लिखो आप लिखेंगे सर IQR में सर्वप्रथम श्रेणी को सर्वप्रथम श्रेणी को आरोही क्रम में लिखने पर तो दोस्तों आरोही क्रम में लिख तो पहले ही दिया, लेकिन पहले आपको ये चीज माइंड में रहनी चाहिए कि ये आरोही क्रम में इसको लिखना पड़ता है। तो दोस्तों अपने पास क्या आना है, ये आना है 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65 और दोस्तों फिर 65। इस प्रकार दोस्तों ये मेरे पास श्रेणी हो गई है। ये दोस्तों इंच में है, कुछ भी मान लो 1 इंच में है, ये सारी श्रेणी है। अब दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों ऊंचाई वाला क्वार्टर निकालेंगे। तो आप लिखेंगे सर्वप्रथम, यहाँ जगह होगी साइड में, तो लिखेंगे सर्वप्रथम हम, यहाँ लिखेंगे दोस्तों सर्वप्रथम हम, क्योंकि आपको सर्वप्रथम हम Q3 निकालो या Q1 निकालो। सर्वप्रथम हम लिख लो दोस्तों Q1 व Q3 ज्ञात करेंगे। अब दोस्तों अपन Q1 कैसे ज्ञात करते हैं, आप रेड के पेन से लिख ले, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपके लिए समझ में आ जाएगा। आपके थोड़ा Q1 का सूत्र पहले नहीं लिखाया था ना, तो लिखेंगे दोस्तों Q1 बराबर n+1/4, n+1/4 वा पद मूल्य। ये दोस्तों अपन सूत्र लिखेंगे। यदि तीसरा निकालेंगे तो गुणा में 3 कर देंगे, और दोस्तों कुछ नहीं है इसमें। अब दोस्तों यहां अपन देखते हैं n बराबर कितने, n यानी पद कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 थे यार, कौन सा रह गया। 55 56 58 लिया, 59 लिया, 61 लिया, 62 दो बार नहीं लिया। ये लो दोस्तों, ये 62 दो बार ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। n बराबर दोस्तों आपका निकल के आया 11। तो दोस्तों अपन निकाल रहे Q1 बराबर n कितना है, आप कहेंगे सर n तो कितना है, 11 है। n 11 है तो आपको पता है n+1/4, तो 11 और 1 12/4 बराबर दोस्तों कौन सा आ गया, 30वां पद मूल्य बराबर क्या है दोस्तों, 30वां पद मूल्य देखो आरोही क्रम में 1 2 3। तो दोस्तों आपका तीसरा पद मूल्य मेरे पास निकल के आता है 58। तीसरा पद मूल्य दोस्तों आपके पास निकल के आता है 58। तो दोस्तों Q1 कितना हो गया आपके पास, 58। अब दोस्तों अपन निकालते हैं Q3 बराबर दोस्तों आपके पास तो जाएगा 3 गुणा n+1/4 वा
पद मूल्य। अब दोस्तों इसमें अपन वैल्यू रख लेते हैं। 3 गुणा n कितना था दोस्तों 11 प्लस 1 अपॉन 4 बराबर 11 और 1 12, 12 में 4 बाद 3 और 3 तिया 9वां पद मूल्य। 9वां पद मूल्य बराबर क्या है दोस्तों, 9वां गिनो 3 हो गए थे 4 5 6 7 8 और 9, 9वां पद मूल्य मेरे पास दोस्तों निकल के आता है 64। अब दोस्तों अपन क्या कर लेंगे, सूत्र में इनका वैल्यू रख देंगे और सवाल को हल कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आप लिखेंगे अंतर चतुर्थक विस्तार आई क्यू आर बराबर दोस्तों क्या सूत्र था, Q3 माइनस Q1। तो दोस्तों Q3 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, अब देख लो दोस्तों Q3 की वैल्यू आपके पास आई 64 और Q1 की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी आई 58। तो आपके पास उत्तर कितना निकल के आया 58, 6 आंसर दोस्तों आपका निकल के आ गया। अब दोस्तों अपन अंतर चतुर्थक विस्तार गुणांक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सूत्र वही है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो दोस्तों वैल्यू रख दे Q3 माइनस Q1 की वैल्यू थी 64 माइनस 58, 64 प्लस 58। तो दोस्तों ये कितना आया आपके पास 6 आया था क्या 6 अपॉन ये आ गया दोस्तों आपके पास 8 4 12 6 5 11 और 1 12। तो दोस्तों इस प्रकार अपन कर लेंगे 2 3 6 2 6 12 2 3/61 दोस्तों इतना अपन निकालेंगे। दोस्तों ये समझ गए। तो दोस्तों अपना अंतर चतुर्थक विस्तार हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद में अपन कौन सा पढ़ेंगे, शतमक और फिर दशमक और फिर दोस्तों अपना एक चतुर्थक विचलन और बताया था। तो उसमें दोस्तों आपको ये इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों मैंने आपको सारा यहीं पर ही बता दिया है। तो दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शतमक विस्तार और दशमक विस्तार में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप सभी पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे साथ बने रहे। और पढ़ते रहना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और सफलता अपने को प्राप्त करनी है। दोस्तों हम आपके साथ हैं। ओके, नमस्कार।